औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीमुल हसन और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसका टाइटल है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डेरिवेशन की थी रेडियस की और इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेशन करेंगे कि एक ऑर्बिट जो हमारे पास है उस ऑर्बिट की एनर्जी किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इसके बारे में है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, हमारे शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स को बोहर ने क्या नाम दिया था, एनर्जी लेवल्स का नाम दिया था। उसके पीछे रीज़न ये था कि उसने कहा था कि हर एक जो शेल होगा उस शेल की एक अपनी फिक्स एनर्जी होती है। उसी फिक्स एनर्जी के बेस पे उसने क्या कहा था, एनर्जी लेवल, कि ये एनर्जी लेवल 1 है, ये एनर्जी लेवल 2, ये एनर्जी लेवल 3। अब इस हर एक ऑर्बिट की या एनर्जी लेवल्स की अपनी फिक्स एनर्जी होगी और वो एनर्जी जो है वो दो किस्म की प्रॉपर्टीज या एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनमें से हमारे पास पहली है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करते हैं तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है वो होती है हाफ mv² के बराबर। अब यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, बल्कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है इनके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अब सवाल ये है कि वर्क की फॉर्म के अंदर किस तरह इसके अंदर स्टोर होती है। अब दोबारा इसी ग्राफ को देखते हैं। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास वो रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड नहीं है, न्यूक्लियस की फोर्सेस अप्लाई नहीं होती है। तो न्यूक्लियस का यहाँ तक इसके ऊपर नो होल्ड, तो कोई फोर्स भी नहीं होगी, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक वर्क लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और उस फोर्स की मदद से हम इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवा के उस पॉइंट तक ले आते हैं या उस एनर्जी लेवल तक ले आते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड स्टार्ट हो जाए। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाया, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाई, उस फोर्स की मदद से हमारा वर्क डन हुआ और हमने इसको यहाँ से लेकर उस पॉइंट तक ले आए जहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड हो गया। तो ये हमने एक वर्क डन किया है, तो इसी वर्क डन की फॉर्म के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने पहले वर्क डन किया है तो अब जो ही इलेक्ट्रॉन को मज़ीद वर्क डन होगा और मज़ीद वो नीचे की शेल की तरफ जाएगा E1 की तरफ, तो क्या होगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसलिए इसी फोर्स के साथ, इसी पोटेंशियल एनर्जी के साथ यहाँ पे एक माइनस का साइन भी लगाया जाता है, क्योंकि उसकी जो फोर्स होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, उल्टी होती है या नेगेटिव होती है, जो शो कर रहा होता है किसको, डिक्रीजिंग को। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम यूँ फाइंड कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल बी गिवन एज फोर्स क्रॉस डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और ये माइनस साइन इस चीज़ को शो करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो जो वो नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो अब फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो हमारे पास होती है कोलम्बिक फोर्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कोलम्बिक फोर्स हो गए। और कोलम्बिक फोर्स का फार्मूला हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी देखा था, कौन सा था, कि ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे रेडियस के फॉर्म में होगा, तो ये आ जाएगा r। तो यहाँ पे एक r के साथ r का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो बाकी चीज़ हमारे पास बची वो ये थी। ठीक हो गया। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी मिल गया है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी मिल गया है। अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू En एंड En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों के हमने फार्मूले यहाँ पे मेंशन कर दिए। माय मिस्टेक, मैं यहाँ पे भूल गया था नेगेटिव साइन लगाना, इसके लिए सॉरी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिल चुकी है, टोटल एनर्जी मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे हमने एक पॉइंट निकालना है, वहाँ से हमने एक वैल्यू निकालनी है। वो किस चीज़ की है, इस mv² की। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेंटीपिटल फोर्स जो होती है वो बराबर हो, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो बराबर होती है किस चीज़ के,
कोलम्बिक फोर्स के। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या था, mv² डिवाइडेड बाई r, और यहाँ पे z² इंटू डिवाइडेड बाई 4πε/r²। तो यहाँ पे भी वैसा होगा, एक r के साथ r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें mv² की एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक होगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इस mv² की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 से उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा क्या लिख दिया है, वही इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम वही वैल्यू पुट करते हैं जो हमने mv² की फाइंड की थी, वो हमारे पास ये आ गई। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, ये 2 × 4, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम वगैरह के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उससे सिंपल तरीका है कि इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ से z² 4πε/r, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो सिंपल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन इन दिस इक्वेशन, तो इस चीज़ को हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। तो जो ही कॉमन लेंगे यहाँ से क्या बच जाएगा 1/2, और यहाँ से क्या बच जाएगा 1, क्योंकि सारे के सारे जो टर्म है वो कॉमन में आ गई है, तो 1/1। तो इसका अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके एलसीएम से हमारे पास आंसर क्या जाता है -1/2। तो अब ये -1/2 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब ये -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो जो ही मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन आ जाएगा, और साथ साथ ये 4 जो है वो हमारे पास किस में तब्दील हो जाएगा, 8 के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें अब फाइंड करनी है रेडियस की वैल्यू। इस एनर्जी को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस आर की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सारे के सारे कांस्टेंट टर्म है। तो उस रेडियस को फाइंड करना है, तो रेडियस हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हमारे पिछली वीडियो के अंदर। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो रेडियस की वैल्यू फाइंड की थी वो कितनी थी कि r = n²h²ε0 डिवाइडेड बाई z² m × π। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें r की नहीं 1/r की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे इन्वर्ट भी कर दिया है। तो जो इन्वर्ट करेंगे ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये टर्म नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी 1/r की वैल्यू। अब यही 1/r की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसी पॉइंट के ऊपर 1/r के फॉर्म के अंदर पुट कर देते हैं। तो पुटिंग इक्वेशन 4 इन 3, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, En = -ze² 8πε। अब यहाँ पे 1/r की वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखें तो ये पाई और ये पाई आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले नीचे के साथ। तो ये z हो जाएगा, यहाँ से e⁻², e⁻², तो ये क्या हो जाएगा e⁻4, और ये m नीचे 8 n² h² और एप्सिलॉन का स्क्वायर, क्योंकि 2 एप्सिलॉन पड़े हुए हैं। अब यहाँ तक ये हमारी वैल्यू आ गई। अब चूँकि नील बोर ने हमने पहले भी बात की थी कि ज़्यादातर जो उसका सारा जो कॉन्सेप्ट था वो हाइड्रोजन एटम के बारे में था, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसकी वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं 1। तो यहाँ से 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म। ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा क्या हो जाएगी, यही चीज़ आ जाएगी। और फिर इसको हमने 1/n² को अलग लिख दिया है, इसलिए क्योंकि अब ये जितने भी हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं सारे के सारे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट की हम वैल्यू पुट करते हैं, और ये वेरिएबल है तो ये वैसा का वैसा रहेगा। तो अब ये उन्हीं सारे कांस्टेंट्स के हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं। जो ही हम ये वैल्यू इसी इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाती है, -2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। तो मतलब है कि इतनी एनर्जी होगी एक एटम के अंदर पर जूल के हिसाब से। लेकिन जूल पर एटम एक अच्छी यूनिट या इतनी बड़ी यूनिट नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलो जूल पर मोल के अंदर, जो कि बेहतर यूनिट है। तो जूल पर एटम इज़ कन्वर्टिंग इनटू किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल पर मोल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमने उसको मल्टीप्लाई करना होगा एवोगाड्रो नंबर के साथ और डिवाइड करना होगा 1000 के साथ। तो जो ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये की वैल्यू को जो इक्वेशन होगी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, एक नई यूनिट के अंदर जिसका नाम है किलो जूल पर मोल। और वैल्यू कितनी आ गई, -1312.36 डिवाइड बाय n²। ये हमारे पास एनर्जी की
फाइनल इक्वेशन। अब n यहाँ पे क्या है, n हमारे पास शेल का नंबर है, या कौन सा शेल होगा उसके हिसाब से वो बताएगा कि उस शेल की उस एनर्जी लेवल की कितनी एनर्जी होती है। अब इससे आगे जाने से पहले एक छोटा सा मैथ का रूल सीख लेते हैं, उसके बाद हम एनर्जी के वैल्यूज पुट करके बताता हूँ कि किस एनर्जी लेवल की कितनी एनर्जी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैथ के रूल के हिसाब से ये होता है कि जो हमारे पास ज़ीरो है, जब भी हम ज़ीरो से आगे बढ़ेंगे 100, 200, 300 etc, तो ये हमें क्या शो करता है, इंक्रीज शो कर रहा होता है। लेकिन जो ही हम इस ज़ीरो से नीचे की तरफ मूव करते हैं -100, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, -100, -200, -300, तो ये चीज़ शो करता होता है कि वो किस में जा रहा है, डिक्रीज में जा रहा है। सिमिलरली हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं कि अगर हम -300 से मूव करेंगे ज़ीरो की तरफ तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, अगर इस साइड पे वो डिक्रीज हो रहा है तो उसके इन्वर्टिंग साइड पे क्या हो जाएगा, उल्टी साइड पे इंक्रीज हो जाएगा। और सिमिलरली अगर वो इस साइड पे इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब यही चीज़ हम इसी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। अब ये हमारी इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के अंदर हमने अब वैल्यूज पुट कर दिए हैं। n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास E1 जो है एनर्जी लेवल नंबर 1, उसकी इतनी वैल्यू आ गई। जब हमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया था फार्मूले के अंदर तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, -328.32 किलो जूल पर मोल। और जब हमने n इज इक्वल टू 3 पुट किया था तो हमारे पास वैल्यू आ गई -145.92 किलो जूल पर मोल। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जो ही हम एनर्जी या शेल्स या एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम इस नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जब हम माइनस बड़े से ज़ीरो की तरफ जाएंगे माइनस के अंदर, तो इसका मतलब है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, इंक्रीज़ को शो कर रहा है। तो जो ही हम माइनस वाले बड़े से छोटे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सिमिलरली जब एनर्जी लेवल 3 के ऊपर आते हैं तो उसकी एनर्जी इससे भी कम लग रही है, लेकिन ये कम नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़ीरो की तरफ मूव कर रहा है। तो यही पॉइंट हमारा था, इसलिए इसको थोड़ा सा ड्रा करना ज़रूरी था समझाने के लिए। तो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये एनर्जी लेवल 1, ये एनर्जी लेवल 2, ये एनर्जी लेवल 3 और ये उनकी वैल्यूज़ इन किलो जूल पर मोल, तो ये चीज़ शो कर रहा होगा कि जो हमारा शेल बढ़ेगा मीन्स n की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसी तरह हमारी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे 200 ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।